Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Climatology, which is module 3 of our series. This is the continuation of our last topic जहाँ पर हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर प्रेसिपिटेशन डिस्कस कर रहे थे। प्रेसिपिटेशन में अभी तक हम लोगों ने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन तक कर लिया था, जहाँ पर हम लोग देख चुके थे कि रेन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, प्रेसिपिटेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ग्लोबल में कहाँ कहाँ पर पूरे वर्ल्ड में कहाँ किस तरीके से रेन का और प्रेसिपिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब हम लोग आज से जो फोकस करने वाले हैं, दो ही वीडियो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर। आज जो हम फोकस करने वाले हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में करने वाले हैं कि इंडिया में प्रेसिपिटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन सी चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रेसिपिटेशन को कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। क्या है, अभी तक जो अपने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, पेपर नंबर 2 में ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके अंदर वो समर विंटर सारे के सारी जगह पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। समझ में आने वाली बात। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया। लेकिन रेनफॉल पैटर्न का ये नहीं देखेंगे अभी कि कहाँ कहाँ पर कैसी चीज़ है। अभी हम लोग देखेंगे कि इस रेनफॉल पैटर्न पर क्या किस चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है, कौन सी चीज़ें कर रही हैं, और हम लोग साथ में साइक्लोन्स का भी इफेक्ट देख लेंगे अपने क्लाइमेट के ऊपर। ठीक है, एज अ प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड नोट्स तैयार करवाने वाला हूं और आप लोगों को 300 प्लस जो है मार्क्स 100 मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों के एग्जाम में आ जाएंगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल न्यूज़पेपर भी फॉलो करते रहो और बस जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी टॉपिक जो है न्यूज़ के अंदर है उससे रिलेटेड सिर्फ एक लाइन, करंट अफेयर की एक लाइन एज अ केस स्टडी अपने टॉप नोट्स के अंदर तैयार कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर। नाउ आज के देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही आप आज का मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, आपके पास आपकी कॉपी होगी जिसके अंदर आप नोट्स तैयार कर रहे होगे। उसमें बस एक बात याद रखना, जब भी मैं एक टॉपिक कंप्लीट कराऊं उसके बाद आप एक पेज छोड़ देना। द रीजन बिहाइंड इट, आज के इस टॉपिक में मैंने कोई भी जो डायग्राम है वो नहीं बनवाया है, क्योंकि जो मेरे जो डायग्राम्स हैं वो पूरे के पूरे मॉनसून के ऊपर डिपेंड करेंगे और जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि यहाँ पर ये डायग्राम बना देना, यहाँ पर ये डायग्राम बना देना, बाकी का आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो फ्यूचर में मैं डायग्राम बनाऊंगा उससे रिलेटेड डायग्राम आप लोगों के हो जाएंगे, और जो मैं पहले बनवा चुका हूँ उसको मैं बता दूंगा कि मैंने ये कहाँ पर बनाया हुआ था। और कुछ तो मैं अपने हैंडमेड आप लोगों को दिखाते ही रहता हूँ कि किस तरीके से बना के आना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आज के जो वीडियो है उसके अंदर मैं क्या डिस्कस करूंगा, देखो प्रेसिपिटेशन 3 ही है, इसके अंदर मैं आज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया डिस्कस करेंगे। ठीक है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया डिस्कस करेंगे। भाई ये पूरा का पूरा, आप बोलोगे ये दोनों चीजें एक ही है, भाई एक ही मान लो, लेकिन क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से आ जाता है। ये तो पूरा का पूरा क्या है कि पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, फिर अनइवनली क्यों हो रहा है, इस तरीके से भी है। तो इसको अपन आज डिस्कस करेंगे। साथ में एक छोटा सा टॉपिक है जो मिसलेनियस टाइप का हो गया, जो 2021 में जो क्वेश्चन आ गया था, और मैंने साइक्लोन्स के टाइम पर ये चीजें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करवाई थी। तो एक है इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर अपन लोग आज डिस्कस कर लेंगे। समझ में है ये वाली बात। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ देखो, सबसे पहले अपन लोग क्या डिस्कस करेंगे, सिलेबस। मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, देखो पेपर नंबर 1 में टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये दिया हुआ था, ये अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चूंकि अभी चल ही रहा है प्रेसिपिटेशन, इसीलिए अपन लोगों ने इसको अभी भी हाईलाइट रखा है। येलो वाला अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग पॉज में देख लेना। पेपर नंबर 2 के अंदर इंडियन मानसून एंड रेनफॉल पैटर्न जो है पूरा टॉपिक दिया हुआ है, जिसके अंदर इंडियन मानसून हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे ही मेरे प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में लोकल विंड और देन उसके बाद सीधा इंडियन मानसून के अंदर आ जाएंगे, फिर अपन डिस्कस करेंगे। तो ये अपन लोगों का पेपर नंबर 2 में, और ये वाला जो आज का जो लेक्चर है वो पेपर नंबर 2 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, याद रखना, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। समझ में आने वाली बात। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना, और प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, नाउ पीवाईक्यू देख लो। पीवाईक्यू में देखो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन से क्वेश्चन आए हैं, 2013 तक क्वेश्चन आए थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन से क्वेश्चन आए। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन में पहले ग्लोबल पे मैक्सिमम फोकस किया जाता था, लेकिन देख लो पेपर नंबर 1 के अंदर ही, अब ऐसे बोला जाता है कि नहीं वो तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है पेपर नंबर 1 में। देखो पेपर नंबर 1 में ही
2024 में इंडिया के पर्सपेक्टिव पर पूछ लिया था। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 1 हमने अलग अलग तैयार करना है। इसीलिए मैं क्या करा रहा हूँ, इंटीग्रेटेड स्टडी करवा रहा हूँ और आप लोगों के इंटीग्रेटेड नोट्स तैयार करवा रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन आया इस टॉपिक से तो आप लोग आराम से करके आ पाओगे। ठीक है, पेपर नंबर 2 के अंदर देखो 95 में, 2015 में, 2017 में, 19 में और लास्ट टाइम 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, वही इंपैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, रेनफॉल पैटर्न के बारे में क्वेश्चन आ गया। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना कि हम लोगों का विंटर में किस तरीके से पैटर्न होता है, आप लोगों का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव में क्या होता है, वो चीज़ अपन लोग जितना भी बचा हुआ वो अपन लोग कल पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे। आज जितना भी है अपन लोगों ने, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 1 घंटे का वीडियो बनाना है, उससे ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाना है। समझ में आया ना? एक्चुअल क्लास के अंदर 2.5 घंटे का वीडियो बनता है। समझ में आया ना? नाउ इंडियन रेनफॉल स्टार्ट करें अपन। इंडियन रेनफॉल का छोटे छोटे फैक्ट देख लो, कल अपन और अच्छे तरीके से फैक्ट इसमें देख लेंगे। अभी मैंने सिर्फ थोड़े से 2 या 3 फैक्ट ही लिखे हुए हैं, समझ में आने वाली बात नॉर्मली। ठीक है, नाउ बेसिक फैक्ट क्या है भाई, इंडिया का मीन एनुअल रेनफॉल जो है ना वो लगभग 1100 से 1200 mm होता है। राउंड फिगर की बात कर लो, सीधी सीधी बात नहीं है। अगर देखा जाए तो 1180 mm अगर पूरा देख लेंगे तो 1180 mm अपना क्या होता है, इंडियन मीन रेनफॉल होता है। इसमें से 75 से लेके 80% तो केवल किससे आ जाता है आप लोगों का, साउथ वेस्ट मानसून से आ जाता है। अब ये साउथ वेस्ट मानसून क्या होती है नॉर्मली भाई, नॉर्मली अपना इंडिया में यहाँ से हवाएं चलती हैं, इधर से अगर कोई मानसून आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट मानसून बोलेंगे। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। मैं जब मानसून कराऊंगा तो और अच्छा आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, नाउ अब ये साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो आप लोगों का जून से लेकर सितंबर तक होता है। आप लोगों को देखा होगा मानसून टाइम पर ही आप लोगों को सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इस सीजन में, ये जो सीजन है, कंसंट्रेशन इज सेंट्रल टू द इंडियन एग्रीकल्चर। कहाँ पर? सेंट्रल टू द इंडियन एग्रीकल्चर एंड वाटर सिक्योरिटी पर पूरा का पूरा कंसंट्रेशन होता है। स्पेशल एक्सट्रीम्स मतलब कहाँ देखा जाए कि एक्सट्रीम्स कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं भाई, अपना कोल्ड डेजर्ट जो है या फिर पार्ट ऑफ राजस्थान लद्दाख है, वहाँ पर हम लोगों का 100 mm से भी कम बारिश होती है। आप लोगों को पता होगा कि वैसे अगर कल मैं और समझाऊंगा आप लोगों को कि ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ये वाला, क्योंकि ये आसपास कहाँ पर लगभग 30 के मतलब यहाँ पे जो राजस्थान का इलाका हो गया वहाँ पर, और कोल्ड डेजर्ट क्या हो गया, वहाँ पे आप लोगों का प्रेसिपिटेशन कम होगा, तो इसका मतलब ये लगभग 100 mm से भी कम अपना रेनफॉल होता है यहाँ पर। ठीक है, और अगर देखा जाए 1000 mm से भी ऊपर हो सकता है। आप लोगों को पता है आप लोगों का सेंट्रल इंडिया, ये वाला कोस्टल एरिया, यहाँ पर आप लोगों के मैक्सिमम हो सकता है। जैसे मौसेराम, चेरापूंजी, यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिल सकता है। समझ में आई ना? अभी मैं केवल ये छोटे छोटे 3 फैक्ट वैसे ही बता रहा हूँ कि आप लोग इंट्रोडक्शन वगैरह में लिख के आओगे तो ये छोटे छोटे से फैक्ट आप लोगों को पता होंगे। ठीक है, और बाकी का जो होगा अपन लोग कल के वीडियो में डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, नाउ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। क्या होता है भाई, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आप लोगों के रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंदर। ठीक है, नाउ पहला फैक्टर है, सबसे पहला बात है भाई मानसून। अपन लोग जब बोल रहे हैं कि 75% से लेके 80% जो है आप लोगों का मानसूनल रेनफॉल होता है, रेन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है मानसून तो सबसे पहले वो करेगा। तो इसका मतलब मानसून विंड और लार्ज स्केल सर्कुलेशन जो है वो आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें से सोमाली जेट, क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो, ये चीज़ें क्या होंगी आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल होंगी। अब देखो, अब ये चीज़ें मैंने बता दी थी, सोमाली जेट क्या होती है नॉर्मली उधर से जब आ रही है, तो मैकेनिज्म देख लो क्यों कैसे रिस्पॉन्सिबल है ये भाई। डिफरेंशियल हीटिंग होती है। देखो डिफरेंशियल हीटिंग कैसे, मतलब एशियन लैंड में, जहाँ पर एशिया है इस इलाके में, देखा या इस इलाके में एशिया है, और क्या हुआ, और ट्रॉपिकल इंडियन ओशन और इंडियन ओशन, ये वाला जो इंडियन ओशन है यहाँ पर। अब आपको पता है कि लैंड पर जो होगा, अगर मेरा मान लो अगर मेरा क्या हुआ, सन का रेडिएशन अगर आ रहा है तो लैंड जो होगा वो जल्दी हीटअप होगा, और जो मेरा ओशन है वो मेरा थोड़ा सा टाइम लगाएगा हीटअप होने में। क्यों? क्योंकि इन दोनों का क्या है, स्पेसिफिक हीट में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, तो हमेशा क्या होगा, दोनों में अंतर होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो क्या हो जाएगा, समर के अंदर क्या होगा, लो प्रेशर हो जाएगा। कहाँ पर? हम लोगों का सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, मतलब एशिया के ऊपर, मतलब लैंड मास के ऊपर। लैंड जो समर के अंदर क्या होगा आप लोगों का, लैंड जो होगा वो हॉट होगा, और अपना जो ओशन होगा वो एज कम्पेयर टू द लैंड वो होगा थोड़ा सा कोल्ड होगा। ठीक है ना, कूल होगा या कोल्ड होगा, कुछ भी बोल सकते हो।
तो अब जो चीज़ हॉट होगी वहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जो मेरा कोल्ड एरिया होगा वहाँ पर मेरा हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो मेरा क्या होगा, हवा किधर से किधर की तरफ चलेंगी भाई, सीधी सीधी बात है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना मतलब ओशन से लेकर लैंड की तरफ चलेंगी। अब जब ओशन से लैंड की तरफ जाएगी तो ओशन में क्या है, मेरा वाटर कंटेन्स है ना, तो उसके ऊपर की जो एयर है वो क्या करेगी, जो मॉइस्चर होगा उसको अपनी तरफ लेके आएगी, लैंड की तरफ लेके आएगी। तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, बारिश हो जाएगी। तो वही चीज़ है, तो बोलेगा हाई प्रेशर ओवर द सदर्न इंडियन ओशन, यही चीज़ बोली है। तो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो जो होता है, क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो मतलब सोमाली जेट ऊपर की तरफ आती है ना, ये ऊपर की तरफ होगी ना सोमाली जेट, तो सोमाली जेट जो होगा इसको अपन लोग क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो को अपन लोग सोमाली जेट बोलते हैं। कैरीज मॉइस्चर नॉर्थवर्ड, किधर की तरफ आएगी, नॉर्थ की तरफ आएगी ना, क्यों इधर से इधर आ रहा है ना नॉर्मली, है कि नहीं है, साउथ वेस्ट वो करें नॉर्थवर्ड आएगी। द अपर ट्रोपोस्फेरिक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, जो ऊपर का जो ट्रोपोस्फेरिक ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट है, और लो लेवल वेस्टर्ली जो है वो मॉड्यूलेट करेंगी मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट को। बस वही चीज़ है भाई, मॉइस्चर को ट्रांसपोर्ट को कौन मॉड्यूलेट करेगा भाई, अपर एटमॉस्फेयर पे आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, और लोअर लेवल पर आप लोगों का वेस्टर्ली जेट मॉइस्चर जो होगी वो आप लोगों का ट्रांसपोर्ट करेगी। ऑब्वियस ही बात है ना। तो बस वही चीज़ हो गई। तो ये आप लोगों का मैकेनिज्म हो गया। दैट मीन्स मॉनसून विंड और लार्ज स्केल सर्कुलेशन जो होगा वो आप लोगों को क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब ये इतना मैटर क्यों कर रहा है, यही मॉनसून वाले की बात करें, पहले पॉइंट चल रहा है ये, द स्ट्रेंथ ऑनसेट एंड द प्रोसेस ऑफ द मॉनसून विंड डायरेक्टली डिटरमाइन करता है रेनफॉल अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द पेनिनसुला। मतलब हमारी इंडिया के जो पेनिनसुला है, इस वाला इलाका है, यहाँ पर आप लोगों को ये डिटरमाइन करता है डायरेक्टली कि रेनफॉल का अमाउंट कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर होने वाला है अपना इसका, जैसे, और गेंजेटिक प्लेन, पेनिनसुला और गेंजेटिक प्लेन पर क्या होगा। अब देखो आप बोलोगे कि यार हमें पेनिनसुला नहीं पता, जो लोग न्यू हैं, जो लोग ओल्ड हैं वो लोग बात अलग है। तो भाई मैं जो है, जब मैं नया मॉड्यूल जिसके अंदर मैं इंडिया से रिलेटेड ही पूरा बताऊंगा फिजिकल कंडीशन, तो उसके अंदर मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ किस तरीके से डिपेंड करती है, हिमालयन रीजन क्या है, पेनिनसुलर रीजन क्या है, गेंजेटिक प्लेन्स क्या है, तो मैं सब चीज़ें बताऊंगा। ऐसे ये मत सोचना कि मैंने ये छुड़वाई नहीं है, ये ऑटोमेटिक मैं फिजिकल ज्योग्राफी, जब फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जब मैं जियोमॉर्फोलॉजी बताऊंगा इंडिया की, तब मैं ये बताऊंगा। मैंने क्लाइमेटोलॉजी में इसमें इंटीग्रेट कर दिया, बस और कोई बात नहीं है, समझ में आने वाली बात। तो ये मैटर क्यों कर रहा है मैं फिर से बताता हूँ। स्ट्रेंथ ऑनसेट और प्रोग्रेस जो होगी किसकी, मॉनसून विंड की, डायरेक्टली डिटरमाइन करती है रेनफॉल अमाउंट को और डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द पेनिनसुला एंड द गेंजेटिक प्लेन। मॉनसून डिप्रेशंस जो होते हैं ना, और लो प्रेशर सिस्टम जो होते हैं ना, वो राइडिंग ऑन द दिस फ्लो ब्रिंगिंग द वाइड स्प्रेड रेनफॉल इनलैंड। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल अपना इनलैंड में भी लेके आ जाता है। आप लोग सोच रहे हो केवल कोस्टल रीजन में पसंद नहीं, आप लोगों को देखा होगा मॉनसून रीजन के अंदर जो मिडिल का इलाका है वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। अब एग्जाम के अंदर सीधा अगर कैसे दिमाग में आएगा, ये चीज़ कैसे याद आएगी भाई, याद रखना वहाँ पर क्या करोगे आप, मेंशन करना क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो को, जिसको अपन सोमाली जेट बोलते हैं, मॉनसून ट्रफ को भी आप मेंशन कर देना। नाउ एक्सप्लेन कर देना कैसे मॉनसून ब्रेक कर रहा है, कैसे मानसून ब्रेक कर रहा है, मतलब वीकनिंग ऑफ द वेस्टर्ली विंड, जैसे वेस्टर्ली विंड वीक हो जाती है वैसे ही मेरा मानसून ब्रेक हो जाता है। अल्टर मतलब मानसून ब्रेक का मतलब ये नहीं टूटना, भाई ब्रेक लग जाता है, रेस्ट ले लेता है कुछ टाइम के लिए, बोलते नहीं है अपन लोग। जब मैं मानसून बताऊंगा तो मैं आप लोगों को 3 उसके स्टेजेस बताऊंगा। पहला होगा ऑनसेट ऑफ मानसून, फिर होगा आप लोगों का मानसून ब्रेक, फिर होगा रिट्रीटिंग मानसून। इन तीनों मानसून के टाइम पर आप लोगों का केवल मानसून ब्रेक होता है ना, वहाँ पर आप लोगों की बारिश नहीं होती है, लेकिन ऑनसेट ऑफ मानसून और जो आपका रिट्रीटिंग मानसून है वहाँ पर आप लोगों का बारिश होती ही होती है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना, ठीक है, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नाउ अल्टर रीजन रेनफॉल, ठीक है, ये क्या करता है, रीजनल रेनफॉल को क्या करते हैं, अल्टर कर देते हैं। समझ में आने वाली बात, पहली चीज़ समझ में आई कि मानसून विंड और आपका लार्ज स्केल सर्कुलेशन जो है, जैसे सोमाली जेट हो गया, क्रॉस सेक्शन इक्वेटोरियल फ्लो हो गया, ये क्या करेंगे आप लोगों को, ये क्या करेगी, अल्टर कर दिया। नाउ सेकेंड वेक्टर इज ओरोग्राफी। ओरोग्राफी मतलब, जैसे ओरोग्राफी मतलब क्या होता है, कौन सी चीज़ें हैं किसी चीज़ से, मतलब पैटर्न कैसा हमारी अर्थ के ऊपर। तो पहला है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालय और मेघालय प्लेटू। इन ओरोग्राफी पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। भाई देखो पहला देखो वेस्टर्न घाट।
वेस्टर्न घाट क्या होता है भाई, मॉइस्ट साउथ वेस्ट मानसून विंड जो होती हैं, मैंने क्या बताया था, साउथ वेस्ट मानसून विंड जो होती है मॉइस्ट होती है। जब मैं मानसून पढ़ाऊंगा तो और अच्छा समझ में आएगा। मॉइस्ट साउथ वेस्ट मानसून विंड जो होगी फ्रॉम अरेबियन सी, ये क्या करेगी, हिट करेगी घाट को, है कि नहीं, अरेबियन सी से ही तो आ रही है इधर की तरफ, तो ये क्या करेगी, इस वेस्टर्न घाट को क्या करेगी, हिट करेगी। जैसे ये हिट करेगी तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ओरोग्राफिक लिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि वेस्टर्न घाट पर क्या होगा, आप लोग माउंटेन्स, तो ये क्या करेगा, लिफ्ट होगा। नाउ हैवी विंडवर्ड रेनफॉल होगा, विंडवर्ड की तरफ क्या होगा, अच्छा खासा क्या करेगा, बारिश होगी। जैसे कोंकण कोस्ट पर बारिश हो रही है। द रेन शैडो ऑन द लीवर्ड, जो इधर का जो इसके अपोजिट साइड का जो इलाका होगा, जैसे डेक्कन का इलाका है, वो कॉजेज ड्रायर कंडीशन, मतलब एज कंपेयर टू द विंडवर्ड, जो आपका लीवर्ड जो होगा वो थोड़ा सा ड्राई होगा इन द पार्ट ऑफ कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर। कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है, याद रखना। समझ में आया ना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, कि भाई इधर से विंड साइन, आप ये जो मैं डायग्राम बनाया ना, इस तरीके से डायग्राम डायरेक्ट बना लेना नोट्स के अंदर, यही आपको एग्जाम में बनाना है, कोई स्पेशल डायग्राम नहीं बनना है इसमें, ठीक है। समझ में आने वाली बात। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इस तरीके से, वेस्टर्न घाट इस तरीके से इस पर इफेक्ट करते हैं। सेकेंड इज मेघालय हिल एंड शिलोंग प्लेचू। मेघालय हिल एंड शिलोंग प्लेचू, ये किधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है ना, इंडिया की ये वाला इलाका। तो यहाँ पर हो गया आप लोगों का मेघालय हिल और शिलोंग प्लेटू, ठीक है, ये अपना इंडिया के अंदर ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। यही समझ में ये कौन सी चीज़ है, तो इसको मैं वो कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ जाना ना। वे ऑफ बंगाल का जो मॉइस्चर है वो फनल होगा किसमें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, किधर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, और अपलिफ्ट होगा ओवर दी खासी जैंतिया रेंजेस। कहाँ पर, खासी और जैंतिया रेंजेस जो है ना। अब मैं जब फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोगों को बताऊंगा तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा कि कहाँ पर खासी हिल्स है, जैंतिया हिल्स है। अभी बस आप रफली आप बना लेना कि खासी जैंतिया गारो, खासी गारो जैंतिया होते हैं ना, तो उस वाला इलाका हो गया, वहाँ पर आप लोगों को क्या करेंगे, खासी जैंतिया रेंजेस जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगी ऑरोग्राफिक एक्सट्रीम्स को एट दी मौसंगराम एंड दी चेरापूंजी, मतलब चेरापूंजी के इलाके में। समझ में आया ना, असम का इलाका है ना, तो उधर एनुअल टोटल ऑफन कोटेड दी 11,000 to 12,000 mm का इलाका जो होगा, मेघालय के इलाके की बात कर रहे हैं ये, तो वहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा रेनफॉल इस तरीके से। किसकी वजह से हो रहा है, ये खासी और जैंतिया रेंजेस की वजह से हो रहा है। समझ में आने वाली बात, याद रखना ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है ना, पूरा पेपर नंबर 2 पर ही डिपेंड करता है। ज्यादातर क्वेश्चन पेपर नंबर 2 में ही पूछे जाते हैं। थर्ड इज हिमालय। ये क्या करता है, हिमालय जो करता है बिल्कुल एक्ट करता है कैसे, ये मैंने मिटाल दिया है, लेकिन आप लोग याद रखना, बना लेना। ये अपना जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का इलाका है। वेट, थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, इसीलिए तो बोलता हूँ कि आप लोग बना लेना ये चीज़ें, यहाँ पे मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, छोड़ो, नहीं तो टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों का भी, ये बन नहीं रहा है मेरे से ही। हाँ अब बना है, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। नाउ एक्ट एज अ मेजर बैरियर, अब क्या होगा, हिमालय बिल्कुल एक्ट एज अ मेजर बैरियर प्रिवेंटिंग नॉर्थवर्ड एस्केप। अब ये देखो मैंने क्या बताया था, आप लोगों का यहाँ से आता है कि नहीं। अब अगर मेरी हवाएं यहाँ से चल रही हैं नॉर्मली, तो मेरा क्या होगा, अगर यहाँ पे हिमालय नहीं होता इस इलाके में, इसको मैं उठा रहा हूँ, इस इलाके में अगर हिमालय नहीं होता तो ये हवा क्या होती, सीधी ऐसे निकल जाती। जब निकल जाती तो यहाँ पे बारिश ही नहीं हो पाती इस इलाके में, अपने इलाके में, तो यहाँ पे तो रेगिस्तान देखने को मिल जाता। लेकिन क्या हो गया, ये एक नेचुरल बैरियर की तरह वर्क कर रहा है। अब जब ये यहाँ पर आएगी तो मेरी हवा ऊपर उठने की कोशिश करेंगी, लेकिन उठ ही नहीं पाएंगी क्योंकि बहुत ऊंचाई है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर कंडेंसेशन होने के कारण क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, यहाँ पर बारिश होगी। तो वही चीज़ है कि एक्ट एज अ मेजर बैरियर प्रिवेंटिंग नॉर्थवर्ड स्केप, नॉर्थवर्ड स्केप को रोक रहा है ना, ऑफ द मानसून मॉइस्चर एंड ऑल्सो सेव द पैटर्न ऑफ द ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन को यही तो सेव दे रहा है भाई, यहाँ पर बारिश हो रही है, इसी का रीजन है। एंड स्नो अकुमुलेशन इन द माउंटेन्स, और माउंटेन के अंदर हमारे पास स्नो भी बहुत ज़्यादा अकुमुलेट हो रही है, यही रीज़न है। एग्जाम में अगर क्या लिख के आओगे इन तीनों के अलावा, भाई मेघालय प्लेटू भी वही चीज़ हो गई अपना, नॉर्मली देखा जाए तो वही, अब यही चीज़ लिख के आ सकते हो एग्जाम में अंदर लिख के आना। ऑरोग्राफिक इन्हांसमेंट एक्सप्लेन करता है कोस्टल एंड विंडवर्ड माउंटेन प्रेसिपिटेशन को, रेन शैडो एक्सप्लेन करता है पेनिनसुलर इंटीरियर एरिडिटी को। समझ में आया ना, ये दो चीज़ें दिमाग में रखना कि ऑरोग्राफिक इन्हांसमेंट जो है एक्सप्लेन करेगा कोस्टल और विंडवर्ड माउंटेन प्रेसिपिटेशन को। कोस्टल रीजन या फिर विंडवर्ड जो इलाका है ना, वहाँ पर ये यहाँ पे भी विंडवर्ड वाला इलाका हो गया, तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा है क्या, ऑरोग्राफिक इन्हांसमेंट। और रेन शैडो जो है वो एक्सप्लेन करेगा पेनिनसुलर इंटीरियर एरिडिटी को, मतलब
पेनिनसुला, अब ये देखो अंदर की तरफ क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलते हैं, कभी कभी अपन लोगों को रेगिस्तान भी देखने को मिल जाते हैं, तो इंटीरियर इलाके में बहुत कम बारिश होती है, तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ थर्ड इज साइक्लोनिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये भी डिपेंड करता है, क्यों, देखो वे ऑफ बंगाल साइक्लोन जो होता है ना, अब देखो दो तरीके के साइक्लोन अपने यहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, एक बे ऑफ बंगाल साइक्लोन और एक अरेबियन सी साइक्लोन। बे ऑफ बंगाल साइक्लोन, द बे वेज वार्म वाटर, जो बे ऑफ बंगाल में जो वार्म वाटर है, यहाँ पर वार्म वाटर देखने को मिलता है आप लोगों को, तो ये क्या होगा, और कन्वर्जेंस लो लेवल फ्लो फेवर दी साइक्लोजेनेसिस। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स आते हैं अच्छे खासे, तो क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स बनेंगी ना, स्पेशली इन द प्री मानसून, प्री मानसून के टाइम में, मतलब अप्रैल मई में आप लोगों को देखने को मिलता है, और पोस्ट मानसून मतलब अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलते हैं यहाँ पर हम लोगों को ट्रॉपिकल साइक्लोन जो विंडोज। नाउ लैंड फॉलिंग साइक्लोन कॉजेज द इंटेंस कोस्टल एंड द इंटीरियर रेंज, मतलब सीधी सीधी बात है, मैंने आप लोगों को साइक्लोन बता रहा था, मैंने बताया था कि ये ओरिजिनेट कहाँ होते हैं, आप लोगों के ओशन पर होते हैं, और जैसे ही ये लैंड से टकराते हैं ये क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब जब लैंड से टकराएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस आएंगे, जब डिस्टर्बेंसेस आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बारिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो बारिश भी अच्छी खासी होगी, और इसी के कारण आप लोगों को इंटीरियर रेन भी देखने को मिलती है। लेकिन ये अब ऑब्वियस सी बात है, साइक्लोन्स के कारण अगर बारिश आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये ख़त्म भी जल्दी होगी, तो ये शॉर्ट लिव्ड है, बट बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक होती है, मतलब अच्छी खासी बारिश होती है। अरेबियन सी साइक्लोन मतलब हिस्टोरिकली बहुत कम फ्रिक्वेंसी देखने को, बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट अभी के रिसेंट के डिकेड्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा एक्टिव इंक्रीज हो गए, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। दीज प्रोड्यूसेस हैवी रेनफॉल ऑन दी गुजरात महाराष्ट्र कोस्टल, गुजरात महाराष्ट्र कोस्ट पर ये बहुत ज़्यादा अपन लोगों को देखने को मिलते हैं। कोस्ट व्हेन दे ट्रैक नॉर्थवर्ड, जब ये नॉर्थवर्ड ट्रैक होते हैं तब आप लोगों को देखने को ज़्यादा मिलते हैं। मॉनसून डिप्रेशन की अगर मैं बात करूँ, नाउ इंटीग्रल टू द मॉनसून वेरिएबिलिटी, बिल्कुल मॉनसून वेरिएबिलिटी के लिए इंटीग्रल है। डिप्रेशन दैट मूव फ्रॉम द बे इनलैंड प्रोड्यूसेस वाइड स्प्रेड प्रोलॉन्ग्ड रेन ओवर द गेंजेटिक प्लेन इन द सेंट्रल इंडिया, है कि नहीं, पूरा का पूरा उसी से तो डिपेंड कर रहा है। तो एग्जाम के अंदर क्या लिखोगे भाई, जब साइक्लोन को आप क्या करोगे, लिंक करोगे फ्रिक्वेंसी और ट्रैक करोगे कोस्टल हैजार्ड पैटर्न को, और एक्सप्लेन करोगे डिफरेंशियल वल्नरेबिलिटी ऑफ द ईस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट को, क्या करोगे, डिफरेंशियल वल्नरेबिलिटी ऑफ ईस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट को आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ से। समझ में आना, एग्जाम के अंदर ये चीज़ लिख के आ सकते हो नॉर्मली आराम से। नाउ फोर्थ इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, नेचर क्या है भाई, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल फ्रंट जो होते हैं ना, वो लोज ओरिजिनेट करते हैं ओवर दी मेडिटेरेनियन पर, कहाँ पर, मेडिटेरेनियन। जब मैं मानसून बताऊंगा ना आप लोगों को, तो ये आप लोगों को और अच्छा समझा दूंगा कि भाई रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में, मतलब सर्दी में जो अपनी कोई बारिश हो रही है ना, वो आप लोगों की मेडिटेरेनियन के कारण ही होती है। तो बस वही चीज़ है कि मेडिटेरेनियन जो ट्रेवल करता है ईस्टवर्ड विद द वेस्टर्लीज एंड द ब्रिंगिंग विंटर रेन शेडो टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिलेगा, मतलब इस इलाके में। ये मैंने क्या बनाया, ये मेरा जम्मू कश्मीर टाइप का इलाका हो गया, ये मेरा इतना वो हो गया, वेट, आज तो डायग्राम ही नहीं बन रहा है भाई। ठीक है, ये बन गया डायग्राम। तो किस इलाके में आप लोगों को बारिश होगी, इस इलाके में आप लोगों को बारिश देखने को मिलेगी, नॉर्थ वेस्ट इलाका है ना, तो इस इलाके में देखने को मिलेगी, और यहाँ से मेडिटेरेनियन से ये चीज़ आएंगी अपनी, ठीक है, और हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा, मतलब दिसंबर से फरवरी, सर्दियों में अपनी बारिश आती है इसके कारण। ना इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ये रिचार्ज करता है हिमालयन स्नोपैक्स को, अफेक्टिंग सीजनल रिवर फ्लो, क्या करेगा, ये रिचार्ज करेगा और ये आपका सीजनल रिवर फ्लो को अफेक्ट करेगा, और प्रोवाइड करेगा विंटर प्रेसिपिटेशन वाइटल फॉर द राबी क्रॉप्स, मतलब वीट को। एग्जाम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फ्रंटल प्रेसिपिटेशन सोर्स फॉर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द हिमालयन स्नोफॉल। समझ में आने वाली बात, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटलिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, डिस्टेंस फ्रॉम कोस्ट, इसी को तो कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं भाई। जितना दूर आप लोगों का ओशन से दूर होगी उतना ही कम आप लोगों का प्रेसिपिटेशन देखने को मिल सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वही वाली बात है, तो ये अफेक्ट करेगा वही, जैसे अपन लोगों ने ग्लोबल में देखा था वही चीज़ है, मॉइस्चर कंटेंट डिक्लाइन इनलैंड, रेन टोटल फॉल विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, सी से जहाँ से भी आएगा धीरे धीरे घटता चला जाएगा, समझ में आया ना।
राजस्थान एंड सेंट्रल इंटीरियर आर ड्रायर कंपेयर टू द कोस्ट ड्यू टू द इंक्रीजिंग लैंड मास अफेक्ट द डिक्रीज्ड ऑन शोर मॉइस्चर एडवेक्शन। समझ में आया ना, ये चीज़ मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कोस्टल केरला रिसीव करता है हाई साउथ वेस्ट मानसून रेन को, और इंटीरियर और वेस्टर्न राजस्थान रिसीव करता है फार लेस। ठीक है, कोस्ट सीधे सीधी बात है, आप ये लिखोगे कोस्टल एरिया जो होता है वो ज़्यादा बारिश को एक्सपीरियंस करेगा, और जो आप लोगों का जो उससे समुद्र से जितनी दूर जगह होगी वो आप लोगों का उतना ही लेस रिसीव करेगा। ठीक है, एग्जाम के तौर पर। नाउ नेक्स्ट इज ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक टेलीकनेक्शंस। क्या? ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक टेलीकनेक्शन। टेलीकनेक्शन मतलब एनसो, इंडियन ओशन डाइपोल, अलग अलग चीज़ें। तो अब ये मैं इंडियन ओशन डाइपोल ये चीज़ मैं ना मानसून के बाद ही कराऊंगा, इसीलिए मैं इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एल नीनो जो एपिसोड्स होते हैं ना वो बहुत ऑफन जो होते हैं कोरिलेट करते हैं विद द डेफिशिएंट मानसून रेनफॉल। याद रखना, जब भी हमारे यहाँ एल नीनो ईयर होता है उस टाइम पर हम लोगों का मानसून कम हो जाती है, मतलब रेनफॉल कम हो सकता है। और अगर मेरा ना नीना अगर फिनोमेना होता है तो मेरा क्या होता है, मानसून अच्छी खासी स्ट्रांग होती है और मेरे पास बारिश जाना हो सकती है ना ओवर इंडिया। अब इसका फेलुअर और द डिले ऑफ द मानसून हो सकता है, मतलब वही चीज़ें आंसू में। वाइल लालीना टेंस टू बी फेवरेबल अब नॉर्मल दो द रिलेशनशिप इज प्रोबेबिलिस्टिक नॉट डिटर्मिनिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक हो सकती है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो सकता। मतलब सीधा सीधा बोला जाए कि अगर कोई आपको बोले क्या केवल एंसो फिनोमेना है, अगर मेरा एल नीनो हो गया तो ये गारंटी है कि आप लोगों के पास कम बारिश होगी। ठीक है, तो द आंसर इज नो। भाई एक अकेला ये फिनोमेना नहीं है भाई, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वो जब मैं मानसून पढ़ाऊंगा आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया। उसमें से एक और फैक्टर आया था इंडियन ओशन डाइपोल। तो बस वही चीज़ है, जैसे अगर मैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की बात कर दूं तो ये इन्हांस करेगा मानसून को और रेनफॉल को ओवर द इंडिया बाय अल्टरिंग द सी सरफेस टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड मॉइस्चर एडवेक्शन। अब देखो ये मैं नॉर्मली आप लोगों को मोटा मोटा बता देता हूँ क्योंकि आपको डायग्राम भी बना के आना है। नॉर्मली आप डायग्राम बनाओगे इंडियन ओशन डाइपोल का तो ऐसे बनाओगे कि देखो हम लोगों को ये क्या होना चाहिए, ये हॉट होना चाहिए, ओ सॉरी हाँ, ये आप लोगों का थोड़ा सा कोल्ड होना चाहिए, ये आप लोगों का क्या होना चाहिए, थोड़ा सा हॉट होना चाहिए, है कि नहीं है। और अगर ये वाला इलाका मेरा हॉट हो गया, ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाना, ये इलाका मेरा हॉट हो गया तो क्या हो जाएगा मेरा, मेरी जो ये जो हवा जो आने वाली थी वो यहाँ से यहाँ ना आके यहाँ से किधर जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मेरे को इस तरीके से करना है। मान लो ये वाला जगह अगर हॉट हो गई, मान लो ये जगह अगर हॉट हो गई और ये अगर कोल्ड हो गई तो क्या हो जाएगा, मेरा इधर से इधर जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो इसका मतलब मेरा ये वाला इलाका कोल्ड होना चाहिए और ये इलाका मेरा क्या होना चाहिए, हॉट होना चाहिए नॉर्मली। मतलब प्रेशर वाली बात आ जाती है ना, तो ये इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। मतलब ये कोल्ड होना चाहिए, ये वाला इलाका हॉट होना चाहिए। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली। ठीक है, बस इसको बोलते हैं पॉजिटिव। अगर ये मेरा हॉट हो गया, ये भी मेरा हॉट हो गया तो क्या हो जाएगा मेरा, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस वही चीज़ है, मैं अब बताऊंगा पूरा इंडियन ओशन पर ही डिपेंड करता है। यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ हॉट है, यहाँ हॉट है, कोल्ड है, बस सब मैं इंडियन ओशन डाइपोल के टाइम में बताऊंगा। बस अभी आप क्या करोगे, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, उसमें आप लोगों को ये दोनों डायग्राम जब मानसून कराएंगे ना तो यहाँ पर आप बना लोगे कि एनसो का किस तरीके से बनेगा और इंडियन ओशन डाइपोल का किस तरीके से बनेगा। ठीक है, समझ में आने वाली बात। नाउ एग्जाम टिप, यूज दिस टू एक्सप्लेन दी अनोमलस ईयर्स, मतलब ड्रॉट, एक्सेस एंड इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी को आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इन दोनों फिनोमिना से। मैं बताऊंगा और चीज समझ में आएगी। जेट स्ट्रीम्स एंड अपर एटमोस्फेरिक सिस्टम। देखो मैंने जेट स्ट्रीम्स के बारे में आप लोगों को अच्छा खासा बता दिया है, लेकिन लिंक नहीं करवाया मैंने मानसून के साथ। जब मैं मानसून कराऊंगा तो आप लोगों को ये चीज़ें लिंक करवाऊंगा ही करवाऊंगा ना। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स की अगर बात करें, जो कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स कब आती हैं, समर में आती है, आप लोगों को मैंने बताया था। और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स जो होती हैं वो विंटर में होती है। ये इन्फ्लुएंस करती हैं मानसून ऑनसेट को और विड्रॉवल को और ट्रैक और जो स्टॉर्म ट्रैक्स जो होते हैं ना उनको। समझ में आया ना। जैसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स होंगी ना वो मानसून ऑनसेट या विड्रॉवल को वो करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जो होंगी ना वो स्टॉर्म ट्रैक्स को क्या करेंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी। शिफ्ट इन जेट पोजिशन, शिफ्ट्स इन जेट पोजिशन मॉड्यूलेट्स वेयर एंड व्हेन द रेनफॉल अकर्स। कहाँ पर होती हैं, जहाँ पर आप लोगों का मॉड्यूलेट कर दिए हैं, जहाँ पर आप लोगों की रेनफॉल होती है। जैसे अर्ली विड्रॉवल, जब जेट स्ट्रीम शिफ्ट हो जाता है ना
तो बहुत जल्दी आप लोगों का मानसून विड्रॉ हो जाती है। जेट स्ट्रीम जो होती है वो मॉड्यूलेट करती है मानसून को, ये चीज़ में दिमाग में रखना आपने, ठीक है। नाउ लोकल फैक्टर्स, जैसे लोकल फैक्टर जैसे लैंड यूज़ क्या है, अर्बन हीट आइलैंड जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, इरिगेशन, ये भी आप लोगों के मानसून पर डिपेंड वो रेनफॉल पैटर्न पर इफेक्ट करती हैं। अर्बन हीट आइलैंड, इरिगेशन एंड लैंड यूज चेंजेस, ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड कैन इन्हांस द कन्वेक्टिव एक्टिविटी, मतलब लोकल थंडरस्टॉर्म्स, एंड अल्टर कर सकती है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे सिटी सेंटर इन्हांसमेंट। नाउ इरिगेशन एंड लैंड यूज चेंजेस मॉडिफाई करते हैं लोकल एवेपो ट्रांसपायरेशन और इन्फ्लुएंस करते हैं लोकल ह्यूमिडिटी को और कन्वेक्टिव पैटर्न को। एग्जाम्पल, इंक्रीज्ड कन्वेक्टिव थंडरस्टॉर्म्स इन रैपिडली अर्बनाइजिंग द पैचेस अराउंड द मुंबई या दिल्ली, ऑब्जर्वेशन स्टडीज नोट लोकल एनोमलीज, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर इंक्रीज करता है कन्वेक्टिव थंडरस्टॉर्म इन द रैपिड अर्बनाइजेशन पैचेस अराउंड द मुंबई और दिल्ली, मतलब ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हो रही है ना, नोट लोकल एनोमलीज की। नाउ एग्जाम के अंदर क्या लिखोगे, एंथ्रोपोजेनिक लैंड सरफेस चेंज करता है और मॉडिफाई करता है लोकल प्रेसिपिटेशन रिजीम को, है कि नहीं। नाउ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन और रेनफॉल इन इंडिया, क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। अब देखो मैंने पूरा वही बता दिया, लेकिन अब थोड़ा सा अपन हट के देख लेंगे उसी चीज़ को। क्या है, मैंने डायमेंशंस अलग अलग रखे हुए हैं, चीज़ वही है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, वो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर। पहला फैक्टर देख लो, ऑरोग्राफिक कॉन्ट्रैक्ट एंड रेन शैडो फॉर्मेशन, जैसे मॉइस्ट विंड जो है ना वो अपलिफ्ट करती है कहाँ पर, विंडवर्ड स्लोप के अंदर, और जिससे क्या होगा, आप लोगों का हैवी रेन देखने को मिलेगा। डिसेंडिंग एयर जो होगी ना वो लीवर्ड साइड पर आप लोगों को वार्म एडियाबेटिकली होती हैं और रिड्यूस करती हैं क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, जिससे आप लोगों को वेरी लिटिल रेनफॉल देखने को मिलेगा, है कि नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग देखना फैक्ट। इंडियन का एग्जांपल अगर देखा जाएगा तो वेस्टर्न घाट जो है विड्रॉवल विंडवर्ड जो है कोंकण का जो कोंकण इलाका जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वेरी वेट होता है। और लीवर्ड जो इलाका है डेक्कन का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, ड्राई देखने को मिलता है। साथ में और एग्जाम्पल देख लो, स्लोंग प्लेटू जो होता है वो विंडवर्ड इलाका है वर्सेस इंटीरियर। असम वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, अरावली और वेस्टर्न राजस्थान जो है वो ली ड्राइनेस देखने को मिलते हैं आप लोगों को। एग्जाम में क्या लिखोगे, ड्रॉ क्रॉस सेक्शन, मतलब सीधी सीधी बात है, आप लोग क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे, क्रॉस सेक्शन डायग्राम बनाओगे और उसमें हर जगह बताओगे कि कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पर कम बारिश होती है। वैसे तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ बताने ही वाला हूँ नॉर्मली, बस आप लोग क्या करोगे अपने यहाँ पर भी इस तरीके से छोटा सा बना लेना, ठीक है। नाउ सीजनल कंसंट्रेशन, दूसरी चीज़ है सीजनल कंसंट्रेशन, मतलब मानसून की सीजनलिटी कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा। आप लोगों को पता है कि 75% से 80% जो इंडिया का रेनफॉल होता है ना वो 4 महीने में ही होता है हमेशा, ठीक है। टेम्परल कंसंट्रेशन मीन्स रीजन्स आउटसाइड दी मेन ट्रैक रिसीव लिटिल रेन, मतलब जो मेन ट्रैक जो इलाका होगा ना वहाँ से अगर दूर होगा, आउटसाइड होगा, तो वहाँ पर कम बारिश होगी आप लोगों को। इवन विद इन द सीजन मानसून ब्रेक एंड द एक्टिव स्पेल शिफ्ट रेनफॉल बेल्ट, क्या होगा आप लोगों का एक्टिव मानसून ब्रेक, तो और जो मानसून ब्रेक और एक्टिव स्पेल जो होंगे ना वो शिफ्ट रेनफॉल बेल्ट होगा। अनइवननेस इफेक्ट जो होगा सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया और रेन बेल्ट जो होगा ना वो शिफ्ट करेगा, प्रोड्यूस करेगा इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी और क्रॉप रिस्क को। क्या, सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया और रेन बेल्ट जो शिफ्ट होगा ना वो प्रोड्यूस करेगा इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी और क्रॉप रिस्क को। समझ में आया ना, अनइवननेस इफेक्ट आ गया ना चीज़ समझ में। अगर आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना, अगर नहीं भी आई है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे सिंपल है, कुछ नहीं है, सब कुछ अपन ने जो पढ़ा हुआ है वही बार बार अपन रिपीट कर रहे हैं, समझ में आने वाली बात नॉर्मली। नाउ स्पेशल वेरिएशन ड्यू टू साइक्लोन ट्रैक, क्या साइक्लोन के कारण भी, अब आप लोगों को मैंने बताया है वही चीज़ जो अभी मैंने बताया मैकेनिज्म क्या है। वे ऑफ बंगाल स्टॉर्म जो है मेनली अफेक्ट करती हैं ईस्ट कोस्ट को और नॉर्थ ईस्ट इंटीरियर को। अरेबियन सी स्टॉर्म जो होंगी अफेक्ट करती है किसके द्वारा होती है, वेस्ट कोस्ट को। दे फॉर्म द ट्रेवल वेस्ट। नाउ फ्रिक्वेंसी एंड लैंडफॉर्म जोन वेरी ईयर टू ईयर, जो कहते हैं फ्रिक्वेंसी और लैंडफॉर्म जोन जो होता है ना वो ईयर टू ईयर वेरी करते रहते हैं, कॉजिंग स्पार्सिलिटी पैचेज एक्सट्रीम्स। तो ये क्या होता है, ये आप लोगों को
पैची जो होता है ना कि कहाँ पर किस तरीके से चेंज हो रहा है, कहाँ पर कम बारिश हो रही है, कहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, ये इसको क्या करेगा, कॉज करेगा। एग्जाम्पल, उड़ीसा या बंगाल जो है वल्नरेबल हैं बे ऑफ वे साइक्लोन्स के। गुजरात वल्नरेबल है जब सिस्टम ट्रैक होता है नॉर्थ वेस्ट से। समझ में आने वाली बात नॉर्मली है कि नहीं, बस वही चीज़ अपन लिख देंगे। फ्रिक्वेंसी एंड ट्रैक्स ऑफ मानसून डिप्रेशन, फ्रिक्वेंसी एंड ट्रैक्स ऑफ मानसून डिप्रेशन कैसे, ईयर विथ फ्रिक्वेंसी डिप्रेशन ब्रिंग वाइड स्प्रेड इनलैंड रेन। क्या होगा, अगर फ्रिक्वेंसी डिप्रेशन पूरे साल के बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इनलैंड रेंज देखने को मिलेगा। एब्सेंस, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो रिड्यूस कर देगा रेनफॉल इवन इफ़ द ओवरऑल मानसून, अगर चाहे मेरी अगर अगर ये चीज़ रिड्यूस हो गई है ना, तो क्या होगा, अगर ये एब्सेंट हो गई तो क्या हो जाएगा, मेरा रेनफॉल जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, चाहे वो मेरा ओवरऑल मानसून विंड जो है वो प्रेजेंट होगी ना तब भी, है कि नहीं है। दस रेनफॉल इज अनइवन बेस्ड ऑन द सिनॉप्टिक डिस्टर्बेंसेस फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी ही अगर आप लोग डिस्टर्बेंसेस फ्रीक्वेंसी अगर आप लोगों की नहीं होगी तो चाहे मानसून ही क्यों ना आए, मानसून विंड ही क्यों ना आए, आप लोगों के पास बारिश नहीं होगी या कम होगी। समझ में आने वाली बात। नेक्स्ट इज टेली कनेक्शन एनोमलीज, ठीक है। टेली कनेक्शन एनोमलीज मतलब वही एनसो, इंडियन ओशन डाइपोल या और इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी, एनुअल वेरिएबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। जैसे एनसो जो है वो सप्रेस करेगा आप लोगों का कन्वेक्शन ओवर द इंडियन ओशन या मेरीटाइम कंटिनेंट अल्टरिंग द मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर एल नीनो ईयर आ गया तो आप लोगों के पास ज़्यादा बारिश होगी और कम बारिश होगी, ला नीना ईयर आ गया तो आप लोगों के पास कम बारिश होगी, बस वही है, अल्टर कर रहा है। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो होगा ना वो पार्सली ऑफसेट करेगा एल नीनो को और अफेक्ट करेगा कुछ साल के लिए। दीज लार्ज स्केल एनोमलीज कॉज करते हैं स्पार्शियल एंड टेम्परल अनइवननेस क्रॉस इंडिया, है ना। नाउ लोकल टोपोग्राफी एंड मिस माइक्रो क्लाइमेट, लोकल टोपोग्राफी में भी देख लोगे तो लोकल जगह पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी माइक्रो क्लाइमेट बन जाते हैं आप लोगों के। जैसे केरला का कोस्ट जो है इन्फ्लुएंस किया जाता है किसके द्वारा, कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। विंड फनल्स और द ओरोग्राफिक पॉकेट्स जो हैं कोस्टल क्लिफ्स पर, ये क्रिएट करते हैं हैवी लोकल टोटल्स को, और ईस्टर्न घाट जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं लोकल रेन विंड्स को, ठीक है। एग्जाम में क्या करोगे, शो करोगे आप लोकल मैप विद द आइसो हाइट स्प्रेड और एक्सट्रीम विद इन द शॉर्ट डिस्टेंस आर कॉमन। सीधी सीधी बात है, आप डायग्राम बना के आओगे इस तरीके का, ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, यहाँ पर आप लोगों की ज़्यादा बारिश है, यहाँ पर कम बारिश आ रही है। सीधी सीधी बात है, जो भी अपन लोग बोल रहे हैं उसका आप लोग डायग्राम बनाकर आना, ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को डायग्राम बनाना है। अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों पर नहीं बनता है तो आप मुझे आराम से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेल कर सकते हैं, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ ह्यूमन मॉडिफिकेशन एंड लैंड कवर चेंजेस, क्या ह्यूमन मॉडिफिकेशन एंड लैंड कवर चेंजेस मैकेनिज्म देखोगे, डिफॉरेस्टेशन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा एवापोट्रांसपायरेशन को और मॉइस्चर रिसाइकलिंग को। तो अर्बनाइजेशन जो है रेज करेगा सरफेस टेम्परेचर को, और ये क्या करेगा, ये अल्टर कर सकता है कन्वेक्टिव इनिशिएशन पॉइंट को। बोथ कंट्रीब्यूट टू द लोकल चेंजेस इन द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों के दोनों आप लोगों के लोकल चेंजेस के रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आई एम सॉरी फॉर दैट, एग्जाम्पल लैंड यूज चेंजेस इन वेस्टर्न घाट कैचमेंट हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड इन द चेंजिंग रन ऑफ पैटर्न एंड फ्लैश फ्लड, है ना। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट इज, अब देखो ये चीज़ मैंने क्या कर दिया, आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से ये है आप लोगों का प्रेसिपिटेशन पर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट आज का है वो है इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ चुके थे इसलिए अपन लोग उसको कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, देखो इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। अगर जिस चीज़ को भी समझना है तो प्लीज़ मेरा ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला पूरा का पूरा जो टॉपिक का सीरीज है 3 या 4 वीडियो की, वो पूरी की पूरी आप देख लेना, क्लाइमेटोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नाउ क्लाइमेट ऑफ इंडिया, अब स्टार्ट करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ना क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो गवर्न बाय द मॉनसून सिस्टम, आप लोगों को पता है 75% से लेके 80% तक आप लोगों को मॉनसून से ही आता है, बट सिग्निफिकेंट मॉडिफाइड बाय द 2 एडिशनल एटमॉस्फेरिक सिस्टम, 2 एटमॉस्फेरिक, जैसे
एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या, सिंपल सा लो प्रेशर सिस्टम फॉर्मिंग ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सी, जैसे वे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी के ऊपर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, मेडिटेरेनियन सी या फिर कैस्पियन रीजन, कैरिड बाय दी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। बोथ एक्ट एज द मॉड्यूलेटर ऑफ द रेनफॉल डिस्टर्बेंसेज, ये दोनों के दोनों मॉड्यूलेटर की तरह वर्क करते हैं रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में, टेम्परेचर रिजीम के अंदर और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के कहाँ पर, अक्रॉस दी इंडिया। समझ में आने वाली बात, ये आप इंट्रोडक्शन में लिखकर आ सकते हो ना। अब एक एक से देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्या क्लाइमेट ऑफ इंडिया का, जैसे पहला है स्पेशल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या साइक्लोन कंट्रीब्यूट करता है 12 से लेकर 15% ऑफ द इंडियन एनुअल रेनफॉल को, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेटा ने दिया है, अपने हिसाब से बना डेटा नहीं लिया है ये कौन, ठीक है। मेनली अफेक्ट करता है ईस्टर्न कोस्ट, बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ऑब्वियस सी बात है। सम पेनिट्रेट इनलैंड, कुछ इनलैंड में भी आ जाते हैं। तो रेनफॉल इन सेंट्रल इंडिया में भी आए थे, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ पर क्या होता है, इसके कारण आप लोगों की बारिश आ सकती है। एग्जाम में क्या करोगे, लिख के आओगे सीधे सीधे एग्जाम के अंदर, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख के आना, तो एक एक लाइन तो लिखिए आना। साइक्लोन रेनफॉल इज एपिसोडिक बट हाई इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा आती है लेकिन कभी कभी आती है। जब साइक्लोन आएगा तभी तो रेनफॉल होगा। नाउ कॉन्ट्रास्टिंग विद द मॉनसून सीजनल रेनफॉल, मतलब जब मानसून का तब उनको पता है कब आना है, लेकिन साइक्लोन का थोड़ी पता होता है नॉर्मली, तो बस वही चीज़ हो गई। नाउ सीजनल एक्सटेंशन ऑफ रेनफॉल, दूसरी चीज़ हो गई इसके अंदर ही, सीजनल एक्सटेंशन होगा रेनफॉल का। जैसे प्री मानसून की बात आ गई, तो प्री मानसून अप्रैल या मई में साइक्लोन आते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फनी आया था 2019 में, ठीक है। एडवांस मानसून ऑनसेट हो गया, तो इसका मतलब अपन लोगों ने क्या बोलने लगे, भाई पहले से मानसून आ गया, पहले से बारिश आ गई, है कि नहीं, प्री मानसून। ना पोस्ट मानसून मतलब मानसून जाने के बाद अक्टूबर से दिसंबर में भी साइक्लोन्स आते हैं अपने पास। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, बारिश देखने को मिलती है। केस स्टडी देख लो, 2015 में चेन्नई फ्लड्स आई थी, एक्सेप्शनल नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल फ्रॉम दी साइक्लोन वर्धा डिप्रेशन, है ना, ये चीज़ें हुई थी। और अगर देखा जाए, देखो ये केस स्टडी यहाँ मैंने की ना, हमेशा याद रखना, मैं अगर आप लोगों को बताना भी भूल जाऊँ, याद रखना मैंने जब भी केस स्टडी बताई है उसके बाद आप लोग 3 या 4 लाइन अपने नोट्स में छोड़ देना, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप लोगों को लेटेस्ट अगर एग्जाम्पल या केस स्टडी लिखोगे तो अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं। और वो आप लोगों को कब होगा, जब आप न्यूज़पेपर फॉलो करोगे, करंट अफेयर फॉलो करोगे, या फिर कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर लेना, वो आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही करना। नाउ कोस्टल क्लाइमेट रेगुलेशन, कोस्टल रिजीम्स और रीजन्स एक्सपीरियंस द सडन रेनफॉल, ह्यूमिडिटी स्पाइक्स, मॉडिफाई थर्मल कंफर्ट। तो क्या होगा, आप लोगों का थर्मल कंफर्ट को ये क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। कोस्टल रीजन पे ऊपर तो होता है, जैसे वे ऑफ बंगाल साइक्लोन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं, मतलब 4 टाइम्स अरेबियन सी, मतलब अरेबियन सी में जितने साइक्लोन्स आते हैं उससे 4 गुना आप लोगों के बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलते हैं। लगभग की बात चल रही है, कोई भी एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। एसिमेट्रिक क्लाइमेटिक इम्पैक्ट होगा कहाँ पर, ईस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट पे। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों का बे ऑफ बंगाल के अंदर अगर ज़्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आप लोगों के पास यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है ईस्ट कोस्ट में, है कि नहीं है। लेकिन वेस्ट कोस्ट में तो आप लोगों के पास बारिश ही बहुत कम होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोन की वाली बात हो गई। तो मतलब क्या करेगा, पैटर्न चेंज कर रहा है। मैं यहाँ पर मानसून की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अपने साइक्लोन वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल इम्प्लीकेशंस। एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, साइक्लोन रेनफॉल जो है ना वो रिचार्ज करता है खरीफ क्रॉप को और रिजर्वायर्स को, जैसे गोदावरी, कृष्णा बेसिन, है ना। वट डिस्ट्रक्टिव, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है, कभी कभी क्रॉप लॉस हो जाता है, सलाइन इंट्रूजन हो जाता है, फ्लडिंग देखने को मिलती है। एग्जाम में क्या करोगे भाई, साइक्लोन जो है ना दोनों ही हैं, लाइफ लाइन भी है और डिजास्टर भी है इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए। समझ में, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो डिजास्टर है, सही हुई तो भैया अति सर्वत्र वर्ज्यते, समझ में आई ना ये वाली बात। नाउ लिंक विद द ग्लोबल फिनोमिना, लिंक विद द ग्लोबल फिनोमिना। नाउ साइक्लोन फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होता है भाई, सीधी सीधी बात है, एनसो मतलब एल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन, इंडियन ओशन डाइपोल, वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर जो होगा ना, इससे क्या, अगर बहुत ज़्यादा सी सरफेस टेम्परेचर हो गया तो बहुत ज़्यादा इंटेंस साइक्लोन देखने को मिलेंगे। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी जो होगी ना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट,
ये हो गया साइक्लोन का। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऑन इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पहला, विंटर रेनफॉल एंड रबी एग्रीकल्चर। विंटर रेनफॉल एंड रबी एग्रीकल्चर। नाउ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो लेके आता है 60 to 70% ऑफ एनुअल रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान ड्यूरिंग द विंटर। विंटर के टाइम पर 60 to 70% एनुअल रेनफॉल कौन लेके आ रहा है आप लोगों का, सीधा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ही लेके आ रहा है। कहाँ पर, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान। ठीक है, समझ में आने वाली बात। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना। ये वाला इलाका अपना, सीधा सीधी बात है, ये वाले इलाके में आप लोगों को देखने को मिलता है। समझ में आई नहीं वाली बात। ये वाइटल, बहुत ज़्यादा वाइटल है राबी क्रॉप्स के लिए, वीट के लिए, मस्टर्ड के लिए, बाजरे के लिए। मतलब राबी क्रॉप्स का तो जब मैं एग्रीकल्चर में बताऊँगा तो आप लोगों को ऑब्वियस है समझ में आएगा। विदाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सेमी एरिड नॉर्थ वेस्ट इंडिया वुड बी डिजर्टिफाइड। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे तो मेरा जो सेमी एरिड नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है ना, ये वाला नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ पर बिल्कुल डेजर्ट टाइप की चीज़ है, राजस्थान जैसा इलाका बन जाएगा। समझ में आया ना ये वाली बात। केस स्टडी ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया है ये वाली पूरी की पूरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपन लोगों को अनाज कौन दे रहा है, सीधी सीधी बात है, पंजाब, हरियाणा, यहीं पर तो सबसे ज़्यादा हो रहा है भाई। अभी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है तो। नाउ ओज मच ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इंड्यूस रेनफॉल। नाउ स्नोफॉल इन हिमालय भी होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज डिपॉजिट स्नो इन द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल हिमालय, क्रूशियल फॉर द ग्लेशियल मास बैलेंस एंड पेरेनियल रिवर गंगा एंड इंडस। क्लाइमेट लिंक का अगर बात करोगे तो स्नो कवर्ड इन्फ्लुएंसेस एल्बिडो इफेक्ट, फीडबैक ऑन द इंडियन समर मानसून। समझ, सीधी सीधी बात है। जब मैं आप लोगों को मानसून बताऊंगा और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन ये समझो कि क्लाइमेट का जो पूरा लिंक है, जैसे स्नो कवर जो है इन्फ्लुएंस करता है एल्बिडो इफेक्ट पर। जब एल्बिडो इफेक्ट होगा दैट मीन्स क्या होगा, मेरे यहाँ पर सर्दी बढ़ेगी, तो ये क्या होगा, फीडबैक ऑन इंडियन समर मानसून बनेगा। ये समझ में आया ना ये वाली बात। नॉर्मली मैं बताऊंगा, जब मानसून बताऊंगा तब वो समझ जाओ। सीधे सीधी बात है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपके पास स्नो लेकर आता है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर मॉडरेशन। भाई टेम्परेचर क्लाउड कवर जो है ड्यूरिंग द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रेज करते हैं नाइट टाइम मिनिमम टेम्परेचर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। भाई सर्दी के टाइम पे ऑब्वियस ये बात है, अगर मेरे पास क्लाउड कवर नहीं होगा तो और ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी। मैंने कल लास्ट वीडियो में ही आप लोगों को क्लाउड्स के बारे में बताया था कि भाई ये क्या करते हैं, नीचे आप लोगों के पास गर्मी बढ़ाते हैं, है कि नहीं है। नाउ कन्वर्सली कोल्ड एयर incursion behind the western disturbances causes cold wave in इंडो-गैंजेटिक प्लेन। क्या होगा आप लोगों का पास, जो इंडो-गैंजेटिक प्लेन है ना, वो आप लोगों के पास क्या होगी, कोल्ड वेव आएगी इसकी वजह से। नाउ एक्सट्रीम वेदर हैजार्ड, एक्सट्रीम वेदर हैजार्ड भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हैवी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, मैंने बताया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस प्रेसिपिटेशन लेके आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेके आते हैं, चाहे कम समय के लिए लेकर आए लेकिन बहुत ज़्यादा होती है। इंटरेक्शन विद द लोकल सिस्टम, इससे क्या होगा आप लोगों का, फ्लड्स अच्छे खासे आएंगे और एवलांचेस देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल 2014 में कश्मीर फ्लड्स आई थी, लिंक करती हैं किससे, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिविटी के साथ। ठीक है, और आप लोगों का होमवर्क है कि रिसेंट में देख लो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आई है, इसके एग्जाम्पल में लिख देना। नाउ लिंक विद दी ग्लोबल सर्कुलेशन। क्या, ग्लोबल सर्कुलेशन के साथ अगर लिंक करोगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर स्टीड बाय द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट्स। क्या होता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट्स से क्या होता है, स्टीड करता है। विंटर पोजिशनिंग विद द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट्स ओवर द नॉर्थ इंडिया, मोर फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। क्लाइमेट चेंजेस जो हैं वो होंगे पोलवर्ड शिफ्ट टू द जेट स्ट्रीम। क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं वो पोलवर्ड शिफ्ट टू द जेट स्ट्रीम हो रहा है। अनसर्टेन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं ट्रेंड हो रहा है। इंडियन में जो क्या किसने बोला, आईएमडी ने बोला है और एनओए स्टडीज़ ने ये चीज़ें बोली हुई हैं। अगर आप लोगों को मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है मैं और ज़्यादा आपको एनर्जी में दूंगा। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देख लें आप लोग, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को समझ में ना आए और मैं नहीं चाहता आप लोगों का गैप हो, मुझे टाइम पर ये सिलेबस ख़त्म करना है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। नाउ कंपेरेटिव एनालिसिस देख लो, इसके अंदर पूरा वही है, बस वो जो अपन लोगों ने साइक्लोन्स में पढ़ा था वही चीज़ अपन लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलो करते हैं। अगर जी चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना मुझे, ठीक है।
स्टार्ट करें कंपेरेटिव एनालिसिस साइक्लोन वर्सेस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के में। नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन इधर लिख लिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इधर लिख लिया। एस्पेक्ट देख लो कौन कौन से एस्पेक्ट है। पहला ओरिजिन, ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन कहाँ से होता है? वार्म ट्रॉपिकल ओशंस, मतलब वे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, यहाँ से हो सकता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का ओरिजिन कहाँ से होगा? मेडिटेरेनियन एंड दी कास्पियन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल लॉस से आप लोगों को देखने को मिलता है। सीजनलिटी भाई ये कब मिलेगा? देखने को मिलेगा प्री मानसून और पोस्ट मानसून में। प्री मानसून कब होता है? अप्रैल मई में, और पोस्ट मानसून कब होता है? अक्टूबर दिसंबर में भाई, क्योंकि जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 4 महीने तो आप लोगों की मानसून होती है ना। नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, विंटर होगा, विंटर में ही होता है हमेशा, दिसंबर से लेके फरवरी तक मेनली देखने को मिलता है। कभी कभी आप लोगों को मार्च से अप्रैल में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। रेनफॉल कंट्रीब्यूशन अगर बोलोगे तो ये एपिसोडोइक होते हैं। क्यों भाई? ट्रॉपिकल साइक्लोन है, कभी कभी आते हैं, हाई इंटेंसिटी होती है तो लगभग 12 से 15% एनुअल रेनफॉल अपन लोगों को यहीं पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये वाइटल होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के विंटर रेनफॉल के लिए और स्नो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट एरिया, कहाँ पर आप लोगों का इम्पैक्ट पड़ेगा साइक्लोन्स का? ईस्टर्न कोस्ट पर देखने को मिलेगा, सेंट्रल इंडिया पेनिट्रेशन में देखने को मिलेगा, अगर पेनिट्रेट हो जाएगा आगे अगर बढ़ गया तो सम अरेबियन सी कोस्ट पर भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर मैं बात करूं तो वो कहाँ देखने को मिलेगा? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, और आप लोगों को हिमालय में भी देखने को मिल जाता है। एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये सपोर्ट करता है खरीफ रिजर्वायर्स को, बट क्रॉप डैमेज भी हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाता तो क्रॉप भी डैमेज होगी। और अगर मैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करूं तो ये भाई बहुत क्रूशियल होता है रबी क्रॉप के लिए। भाई यही तो आप लोगों को सर्दी में बारिश देगा। वीट, मस्टर्ड देखने को मिलती है। हजार्ड्स की अगर मैं बात करूं, हजार्ड मतलब क्या से भाई? साइक्लोन सर्जेस होंगे, फ्लड्स आएंगी, डिस्ट्रक्शंस हो जाएगा इससे। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में भी यही हो सकता है, फ्लड भी आ सकती है, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, क्यों? हिमालयन रीजन है ना इसलिए। अवलांचेस हो सकते हैं। क्लाइमेट रोल की अगर मैं बात करूं तो एक्सटेंड रेनफॉल सीजन, रेगुलेट ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करता है और एक्सटेंड करता है रेनफॉल सीजन को। मॉडरेट विंटर टेम्परेचर और स्नो स्टोरेज देखने को मिलता है। नाउ अब देखो, नॉर्मली मैंने डायग्राम नहीं बनाए हैं, बस सजेशन ये है आप लोग इस वाले के अंदर फ्लो चार्ट बना के आना। साइक्लोन बनाना, मतलब साइक्लोन देखो फ्लो चार्ट में क्या करोगे? साइक्लोन आता है, इससे आप लोगों का साइक्लोन के सी सरफेस टेम्परेचर वार्मिंग होगी, लो प्रेशर होगा, और इससे क्या होगा? कन्वेक्शन इंक्रीज होगा, कन्वेक्शन होगा तो रेनफॉल होगा कोस्टल प्लस इनलैंड पे, है कि नहीं? कोस्टल प्लस इनलैंड पर आप लोगों को रेनफॉल देखने को मिलेगा। मैप भी बना के आ सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइक्लोन लैंडफॉर्म बनाना, जैसे वे ऑफ बंगाल पे अच्छे खासे मिलते हैं। जैसे ये मेरा इंडिया है, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर बहुत सारे जाना देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके से बना देना, ठीक है। ये मेरा इंडिया है, ये मेरा ये हो गया, ये बन गया, ये तो मैंने पूरा ले लिया, ठीक है। ये इस तरीके बन गया। तो वे ऑफ बंगाल में मेरे ज़्यादा देखने को मिलेंगे और यहाँ पर कम देखने को मिलेंगे। ये आप बना के आया ना, सीधी सीधी बात है। ये अरेबियन सी है और ये मेरा बे ऑफ बंगाल है, समझ में आया ना? ये वाली बात, ये वाला इलाका, तो बस वही चीज़ हो गई। और फ्रॉम द मेडिटेरेनियन टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया का आप लोग क्या बना सकते हो? यहाँ से नॉर्थ, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया, यहाँ से भी आप बना के आ सकते हो। इस तरीके से आ रहा है आप लोगों को। तो ये डायग्राम आप बना के ना, जब मैं मानसून कराऊंगा ना तो आप लोगों को ये ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि किस तरीके से डायग्राम बनना है। और चूंकि ये वाली चीज़ तो मैंने किब बता दी थी, सीधी सीधी बात है, जब मैं आप लोगों को साइक्लोन्स पढ़ा रहा था। तो याद रखना इस तरीके से डायग्राम बनाना है। यहाँ पे सिमेट्रिक डायग्राम बना सकते हो। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्टीयरिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अक्रॉस दी नॉर्थ इंडिया के ऊपर बना सकते हो। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस करवाए थे तब बता दिए थे। और नहीं करना है तो मानसून के टाइम पर भी जितने भी मैं डायग्राम बनाऊँ उसका ये वाली चीज़ें यूज़ कर देना। टेबल बना देना कंपेरेटिव एनालिसिस वाली, साइक्लोन वर्सेस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वाली, जो मैंने अभी बनाई है कि नहीं नॉर्मली। तो आप लोगों का आज अपन इतना ही करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो खिंच चुका है, यूट्यूब के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो आज का होमवर्क है आप लोगों का कि आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाने हैं। मैंने आज डायग्राम ना बिल्कुल भी नहीं बनाया, बस मैंने आप लोगों को हाथों से बना के दिखा दिए। तो आप ट्राई करें, जितने डायग्राम बन सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर बनाओ, मैप्स बनाओ, मैंने जैसे बताए थे। वैसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैप्स वगैरह बनाने ही वाला हूँ, तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, पूरा का पूरा इंटरलिंक हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना एक, इनमें से कोई भी एक कर लो, बहुत है, मोर देन इनफ है। एक दिन में अगर एक भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा ठीक है, समझ में आने वाली बात। एक और बात है कि जो लोगों ने यहाँ तक लास्ट तक आके देख लिया है, ठीक है, वो देख लिया है, और अगर
जो लोग कुछ दिन बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये वाला वीडियो और इसके बाद वाला वीडियो दोनों एक साथ देखें। ये पूरा इंडिया के लिए पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को, और बैठना भी नहीं पड़ेगा। ट्राई करें 2 से ढाई घंटे आप लोग इस चीज़ को करें। जब मैं क्लास लेता हूँ रियल में ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो मेरा एक क्लास 2 से ढाई घंटे का ही होता है, ठीक है। और उसमें भी मैं इतना ज़्यादा केवल पढ़ाई पर ही फोकस करता हूँ, 100% फोकस करता हूँ। तो इसीलिए मेरा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा आप लोगों को लंबा फील हो रहा होगा, लेकिन मैं 6 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देता हूँ। अब चूँकि 1 घंटे का वीडियो बन रहा है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वो तो उतना टाइम बढ़ जाएगा, है कि नहीं नॉर्मली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो भी अपन प्रेसिपिटेशन पर ही करेंगे। इसके अंदर अपन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखेंगे, चाहे वो समर हो चाहे वो आप लोगों का विंटर हो, ठीक है। ये 2 चीज़ आप लोगों की बची हुई हैं, यही इंपॉर्टेंट है और यही मैक्सिमम पूछा जाता है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। और याद रखना, मैं कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि 1 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, द आंसर इज भाई मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेज वो कोचिंग इंस्टीट्यूट। एज़ कम्पेयर टू क्या मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही करेंगे और उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स भी आप लोग बनाते जाना साथ में, भाई याद रखना आपको नोट्स साथ में बनाने हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे नोट्स नहीं बनना है, कुछ नहीं है, मुझे आप बोलो, सीधा मैं आप लोगों को नोट्स प्रिंट आउट प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन प्लीज़ अपने हाथों से ज़रूर लिखें, क्योंकि आप लोग जब तक अपने हाथों से नहीं लिखोगे, आप लोग अपने हाथों से पैटर्न नहीं बना लोगे अपने उसके अंदर, आप लोग एग्ज़ाम के अंदर नहीं कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प करी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।